हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवपुनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं ईएसआई एंड ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन करना। ईएसआई और ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और इसमें जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको मिल जाएगा। ईएसआईसी का सर्टिफिकेट है वो हैंड टू हैंड मिल जाता है, और ईपीएफ का आपको जो है 1 से 2 डेज के अंदर अंदर आपको कम्युनिकेट कर जाता है। उसके बाद आपको जो है इस पोर्टल पर लॉग इन करके उसको डाउनलोड करना होता है। यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस एंड तक बताने वाला हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें किसी तरह की भी कोई भी फीस नहीं देनी होती है। ये 100% फ्री है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको नोट कर लीजिए www.epfindia.gov.in। यहाँ पर जो है कंफ्यूज मत होइएगा, ईपीएफ और ईएसआईसी दोनों अलग अलग हैं। जो कंप्लायंस है वो दोनों अलग अलग पोर्टल से होते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन विंडो प्रोवाइड किया गया है। और सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है, 5 मिनट के अंदर सारी आप यहाँ पर ये डिटेल्स कंप्लीट कर सकते हैं। जो वेरिफिकेशन है वो भी यहाँ पर आपका ऑनलाइन ही होगा, सब डॉक्यूमेंट्स यहीं पर सबमिट करने होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। मैं फिर से आपको बताता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। और एक चीज ध्यान रखिए, इस वाले पोर्टल पर केवल और केवल आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स आपके मिल जाएंगे, ईएसआईसी का भी, ईपीएफ का भी। लेकिन उसके बाद जो भी कंप्लायंस है ईपीएफ का इस पोर्टल से होगा। यहाँ पर जो है चालान, रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है, आपको सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं। और ईएसआईसी का सेपरेट पोर्टल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, सिंपल सा प्रोसेस है बिल्कुल। और यहाँ पर जो है किसी भी एंटिटी के लिए आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी किसी के लिए भी करना चाहेंगे वो यहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे। साइन अप पर क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है नेम एंटर करना है अपना, जो भी ऑथराइज पर्सन है उसके बिहाफ पर आप ये फाइल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालकर साइन अप पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक लिंक जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी पर जो लिंक जाएगा उस पर क्लिक करिएगा, ओटीपी वेरीफाई करके एक यूजर आईडी पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो यूजर आईडी पासवर्ड एक बार बन गया तो उसका यूज है कि उसके थ्रू हम यहाँ पर पूरी एप्लीकेशन करेंगे। और ईएसआईसी का सर्टिफिकेट तो तुरंत के तुरंत जैसे आप इसको सबमिट करेंगे यहाँ पर आपको एंड टू एंड मिल जाएगा। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करें, पूरा एंड तक देखें। और ये काफी शॉर्ट में रहने वाला है वीडियो। तो पहले मैं यहाँ पर एक लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने लिंक पर एक्टिवेट करके उसको यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने विंडो कुछ इस टाइप से आएगी। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ एंड ईएसआईसी। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है अब जो विंडो है रजिस्ट्रेशन के लिए वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ड्राफ्ट पर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है ईएसआईसी और ईपीएफ दोनों के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। इसमें जो है आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो भी डिटेल्स है। जैसे कि आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले नेम एंटर करना है। तो नेम है वो आपको फर्म का एंटर करना है, जो एड्रेस है वो भी फर्म का करना है। तो यहाँ पर आप वो एड्रेस एंटर करेंगे जिसका आपके पास जो है यूटिलिटी बिल हो विद लेटेस्ट रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। अगर आपका खुद का प्रीमाइसिस है तो प्रॉपर्टी के पेपर्स, अगर कंसेंटेड है तो कंसेंट लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर वो आपको एंटर करना है डिटेल्स वाइज। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको हाइड किया गया है, लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते चलूंगा। पहले नंबर पर एस्टेब्लिशमेंट का नेम है, तो एज पर पैन कार्ड रखना है। जो प्रोप्राइटर फर्म है उस केस में जो है फर्म का नेम जो यहाँ पर आएगा वो आपको अपनी फर्म का नेम ही लिखना है, ठीक है। लेकिन जो डिटेल्स आएगी बाकी जो पैन कार्ड वाली है वो आपकी पैन कार्ड वाली डिटेल एंटर होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म नेम एज पर पैन इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पर आपको अपना नेम नहीं लिखना। बाकी अदर एंटिटी है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, कोई भी अगर एंटिटी है तो उसके लिए फिर वो वाली डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। प्रीमाइसेस की डिटेल्स आ गई, लोकेशन आ गया, एरिया हो गया, फिर उसके बाद नियर पुलिस स्टेशन हो गया, सेटअप क्रिएट हो गई, पैन नंबर यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो है पैन नंबर एंटर करना है। तो ये पैन नंबर इंडिविजुअल केस में जो प्रोप्राइटर फर्म है इंडिविजुअल का आएगा, बाकी अदर केस में जो है यहाँ पर जो है फर्म का आएगा, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी, तो एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी आपको यहाँ से मिल जाएगी। कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, थिएटर, ईटिंग हाउस, फैक्ट्री, यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 12 में कि जो फर्म का टाइप है वो क्या है, प्रोप्राइटर, एचयूएफ या फिर एलएलपी, कंपनी, पार्टनरशिप, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे डेट पूछी जाएगी कि आपके पास जो है ये वाली डेट्स डालने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपके पास स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन है तो डालना है उसका डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वो, उसके बाद डेट, ठीक है। देन उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि किसी दिन आपकी फर्म रजिस्टर हुई है, अगर ऑलरेडी आपकी फर्म रजिस्टर है तो ये डिटेल्स आप अपने जो है जीएसटी सर्टिफिकेट के बेस पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर
जो जीएसटी की डिटेल्स है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, इश्यूड बाय जीएसटी अथॉरिटी। अगर कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ सकता है। प्रोप्राइटर फर्म में के केस में आपके पास जो है यहाँ पर आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर आपकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के यहाँ से जो आपको डॉक्यूमेंट मिला होगा वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओनरशिप की डिटेल्स हो गई। इशूड एट, जिस भी प्लेस पर इशू है वो कंपनी केस में सिन नंबर भी डालना जरूरी होता है। फिर उसके बाद सेव एंड ड्राफ्ट पर क्लिक करके आगे कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर प्रोसीड करते हुए ई कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जिस भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को आपने एंटर किया था वो वहाँ पर आपको शो करेगी। और आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है प्राइमरी मैनेजर जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डेट ऑफ पोजीशन, वो इस फर्म में क्या डेजिग्नेशन रखते हैं, उनका पैन नंबर, देन उसका यहाँ पर एड्रेस आएगा, उनके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आएंगे, देन उसके बाद प्राइमरी ओनर की यहाँ पर डिटेल्स आएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको जो है जितने भी आपके जैसे अगर दो पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, जितने भी हैं उनको यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके ऐड करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऐड मोर ओनर पर क्लिक करके जितने भी ओनर्स हैं वो सभी को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको। अगर फर्म में 2 पार्टनर है 2, अगर 2 डायरेक्टर है 2, 3 है 3, जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऐड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफायर मतलब कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि यूनिक है, कोई भी लाइसेंस हो सकता है हेल्थ अथॉरिटीज से, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन, सेंट्रल एक्साइज, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जीएसटी का स्पेशल यहाँ पर प्रोविजन ऐड किया गया है। कोई नॉन बैंकिंग एनबीएफसी है तो उस केस में आरबीआई से लाइसेंस, रजिस्ट्रार से लाइसेंस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन भी वैलिड है। कोई अदर रजिस्ट्रेशन है वो उसकी डिटेल्स मतलब नंबर, नेम, देन उसके बाद किस डेट पर इशू हुआ है, अथॉरिटी क्या है, डेट जो प्लेस है वो यहाँ पर किस प्लेस पर उसको इश्यू किया गया है, इसको आप जो है मार्क भी कर सकते हैं एज एन एड्रेस प्रूफ। इसमें यहाँ पर आपको टिक करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर वीडियो का सबसे मेन पार्ट है, पहले ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्रॉइंग वेजेस ₹21,000 और लेस। तो यहाँ पर जो है 2 टाइप के रजिस्ट्रेशन है। एक तो यहाँ पर जो है आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ रही है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की, एक है दूसरा आप वॉलंटरी कवरेज। तो जहाँ पर आपको टेंडर की रिक्वायरमेंट होती है तो टेंडर के केस में जो है आप यहाँ पर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। अब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपके एम्प्लॉय जो है वो 10 से ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्ट में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, 10 और 20 एम्प्लॉयज की है। तो यहाँ पर ये आपसे लेकिन डिटेल्स पूरी यहाँ पर एंटर करवाएगा, ठीक है। एंटर द इन द मीन्स कि यहाँ पर हमें फर्दर अभी जो एग्रीमेंट है उसकी एक तो यहाँ पर अपलोडिंग करनी होगी जब मैं यहाँ पर नेक्स्ट में आऊँगा अटैचमेंट्स में, ठीक है। तो उसमें होता है कि आपके पार्ट का जो ईपीएफ है, जो एम्प्लॉयज़ के पार्ट का ईपीएफ है, इसी तरीके से सेम ईएसआईसी में भी है। तो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो आज की डेट में आपके यहाँ पर एम्प्लॉय हैं और वहाँ पर वो जो भी एम्प्लॉयज इस पर्टिकुलर वैल्यू से क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो उस केस पर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लेने के बाद वो उन वाले एम्प्लॉयज पर भी आपकी जो है लायबिलिटी आ जाएगी ईएसआईसी एंड ईपीएफ के कंप्लायंस करने की, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको जो है जहाँ पर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम भी है तब भी आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो सपोज करें यहाँ पर जो है 4 एम्प्लॉयज़ अभी यहाँ पर हैं। नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज़, तो किस में से कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर जो है इस वैल्यू को अभी 1 लेकर चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 0 यहाँ पर कर देंगे तो उस केस में फिर आप नीचे वैल्यू कैसे एंटर करेंगे, ये इसमें पॉइंट आ जाता है। डेट ऑफ एग्रीमेंट तो कोई भी आप करंट की डेट रख लीजिएगा, ज़्यादा पुरानी डेट रखने से ये हो जाएगा कि बैक डेट में आपकी जो लायबिलिटी है वो भी अराइज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर फिक्स किया जाता है कि किस दिन से आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो कोई भी आप यहाँ पर जो है ये डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस दिन से आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आएगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो है 30 डेज से पुरानी कोई भी डेट आपको नहीं डालनी है। फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है मल्टीनेशनल है या नहीं है, तो ये तो जो है पर्सन स्पेसिफिक डिपेंड करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि वेदर एनी वर्क और बिजनेस इज बीइंग कैरिड आउट थ्रू कॉन्ट्रैक्टर और इमीडिएट एम्प्लॉयर, तो ये भी पर्सन स्पेसिफिक है। तो इस केस में ऐसा नहीं है क्या कोई आप जो है इस नेचर की एक्टिविटी करते हैं हजार्डस नेचर की, तो ये भी पर्सन स्पेसिफिक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये चीज़ आपसे कंफर्म की जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉयज हैं जो कि
आपके पास डायरेक्टली या किसी इमीडिएट एम्प्लॉयर के थ्रू जो है वो एम्प्लॉय किए हुए हैं आपने, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये ईएसआईसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स ये एंटर कराएगा, उसमें से कॉन्टैक्ट लेबर कितने हैं, मेल फीमेल्स, इनकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होगी, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हैं कितने हैं, जो कि 21,000 या उससे कम की यहाँ पर जो है सैलरी रिसीव कर रहे होंगे या वेजेस रिसीव कर रहे होंगे। तो यहाँ पर तो टोटल नंबर आएगा कि कितने नंबर्स हैं, ठीक है। अब उनमें से ये कितने नंबर्स ऑफ ऐसे हैं जहाँ पर वो कम वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट डेट ऑन विच 10, 20 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग पर्सन एम्प्लॉयड थ्रू इमीडिएट एम्प्लॉयर। तो आपके केस में तो आपने यहाँ पर 4 एम्प्लॉयज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको सेम डेट एंटर करनी है, क्योंकि आपकी तो क्रॉसिंग नहीं हुई है, आप तो यहाँ पर जो है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एंटर करनी पड़ेगी डिटेल्स, कि बिना डेट यहाँ पर एंटर किए हुए आपको फर्दर प्रोसीड नहीं करने देगा। अब ये यहाँ पर जो डिटेल्स आ रही है प्रीसीडिंग मंथ की आ रही है, ये लास्ट मंथ में टोटल नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉयज थे, उसमें से जो वेजेज है वो कितने के जो है 21,000 से कम थे। देन उसके बाद इमीडिएट एम्प्लॉयर, तो इमीडिएट एम्प्लॉय का इसमें कोई केस नहीं है, तो हम यहाँ पर जो है इसको भी 0 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि टोटल वेजेस जो कि कितने ऐसे पर्सन्स हैं जिनका जो वेजेस है, टोटल वेजेस कितने हैं, और जो पर्सन्स 21,000 से कम वैल्यू ले रहे हैं वो कितने पर्सन्स हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर 4 एंटर किया था, तो मैं भी फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है 20,000 के अकॉर्डिंग 3 की वैल्यू ले लेता हूँ। ये 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर 20,000 की वैल्यू है, और एक एम्प्लॉय ऐसे है जिसकी 25,000 की सैलरी है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर करूंगा, और ये 3 पर्सन्स हैं, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर एंटर कर दिए, ठीक है। अगर पहले कोई कोड ले रखा है तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको अभी हम जो है यहाँ पर कुछ भी एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मेन फील्ड्स हैं वो यहाँ पर है। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी एम्प्लॉयड ऑन एनी वन डे एज पर द लाइसेंस, तो इस लाइसेंस के अकॉर्डिंग, तो ये भी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, तो भी हम यहाँ पर 0 एंटर कर देते हैं। वर्क क्या जो भी आपका वर्क है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर जो है, फिर उसके बाद नेम, ये तो आपका एरिया स्पेसिफिक है, या आप पैन नंबर लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आप डिटेल डालने के लिए आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर अभी आपको एंटर कर देना है। पैन उसके बाद जो बिल्डिंग प्रीमाइसेस है वो आपकी खुद की है, रेंटेड है, तो रेंट की वैल्यू यहाँ पर डलेगी। अगर मतलब अगर रेंटेड है तो रेंट वाले की डिटेल्स आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा कि क्या जो एस्टेब्लिशमेंट है क्या वो पावर की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, मतलब आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि वहाँ पर जो है वो पावर से चलती है, तो आप इसको यस भी कर सकते हैं, नो भी, ये भी पर्सन स्पेसिफिक है, सबका ना अलग अलग होता है, ठीक है। इफ हायर्ड और दी देयर इज ए चेंज इन द नेम ऑफ यूनिट ओनर, कोई चेंज हुआ है तो अभी इस केस में नो है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। लीज मतलब रेंट की किस दिन से स्टार्टिंग हुई है, तो ये भी पर्सन स्पेसिफिक है। हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है आप काफ़ी टाइम पहले से यहाँ पर रन कर रहे होंगे, तो आपको अपने रेंट एग्रीमेंट वो उसमें से देख के यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद लेसी की डिटेल्स, तो लेसी इन द मीन्स जो है जिस पर्सन ने फर्म के बिहाफ पर रेंट एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वो लेसी हुआ। अब यहाँ पर उनकी डिटेल्स आएगी, तो जो भी ऑथराइज पर्सन है, अगर प्रोपराइटर खुद से रेंट एग्रीमेंट करा हुआ तो उनकी डिटेल्स आएगी, पार्टनर कोई भी है क्या तो उनकी डिटेल्स आएगी, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है, कि वो किस पोजीशन पे है। अगर यहाँ पर खुद का प्रीमाइसेस है तो फिर यहाँ पर जो है ओन लिख के आप प्रोसीड करेंगे, तो बाकी डिटेल्स वो आपसे नहीं पूछेगा। वायर के केस में ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे आप डिटेल्स ऐड करेंगे, ऐड पर क्लिक करना है, तो ये डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट में प्रोसीड करना है। इस केस में यहाँ पर ओनरशिप वाला केस है, तो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, बाकी ये डिटेल्स एंटर करके उसके बाद नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। कोई अगर ब्रांच डिवीजन है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर डलेगी, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटीज़ का ऑप्शन आएगा, तो एनआईसी कोड दिए हुए हैं, तो बेसिकली इस केस में यहाँ पर जो है वर्क कॉन्ट्रैक्टर का काम है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं कि आप किस टाइप के यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं, तो आप जो भी एक्टिविटी लेंगे फिर उसके बाद फर्दर अदर एक्टिविटीज़ वहाँ पर ऐड होती जाएगी, ठीक है। तो अभी जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं कंस्ट्रक्शन, देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स या सिविल इंजीनियरिंग का वर्क करते हैं तो वो, फिर उसके बाद किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, वो इस तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट एनआईसी कोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी में यहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन है, तो जैसे मैंने यहाँ पर वर्क कॉन्टैक्ट डाला था, तो आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आपका आ गया। एस्टेब्लिशमेंट एंगेज्ड इन रेलवे का अलग से दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ वर्क, कि आपका जो है किस टाइप का वर्क है, तो उसमें अभी यहाँ पर जो है इस टाइप से आपको सेलेक्ट करना है।
देन उसके बाद फर्दर तो अदर कैटेगरी है, अदर कैटेगरी में आप ले सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है, सेव करते जाना है सेव एज ड्राफ्ट में, तो डाटा जो है आपका साथ के साथ यहाँ पर सेव होता रहेगा। अभी अटैचमेंट की बात करता है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए तो कोई भी लाइसेंस, जैसे कि आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर काम करेगा। बाकी यूटिलिटी के बिल्स आगे, वाटर कनेक्शन, पोस्ट पेड, टेलीफोन बिल ऑफ एनी कंपनी, पावर कनेक्शन इन नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो ये डाटा जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर जीएसटी सर्टिफिकेट या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो जो रजिस्ट्रार के यहाँ से सर्टिफिकेट आता है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। चूज पर क्लिक करना है, अपलोड पर क्लिक कर देना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो है डेट ऑफ सेटअप, तो डेट ऑफ सेटअप के केस में भी यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे मैंने बताया था, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म 20 होता है आरबीआई के द्वारा, फर्स्ट सेल का इनवॉइस, इनकम टैक्स अथॉरिटी से लास्ट असेसमेंट का कोई भी ऑर्डर, सेल टैक्स अथॉरिटी से इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, कोई भी आपके पास ट्रायल प्रोडक्शन है उसका कोई प्रूफ, या फिर रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के यहाँ से, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसएसआई और अदर्स। तो अदर्स में आप यहाँ पर सेलेक्ट करके कोई भी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका रेफरेंस नंबर, डेट और इश्यूड एट प्लेस। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। अब ये दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है अलग से अटैच करना होगा। पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 143 समझ लीजिएगा, लाइसेंस प्रूफ की रिक्वायरमेंट आती है, तो यहाँ पर भी आप जीएसटी सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है एक तो स्पेसमैन सिग्नेचर के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा आपको फॉर्मेट, एक दूसरा कॉपी ऑफ एग्रीमेंट। तो इन दोनों फॉर्मेट में यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि इसमें क्या डिटेल्स भरनी है ताकि इससे आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो मैंने दोनों फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, इनको आपको फिल करके साइन स्टैम्प के साथ यहाँ पर चूज करके अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है सबमिट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर एनेबल होगा, ठीक है। सेव ड्राफ्ट यहाँ पर करते रहिएगा ताकि जो आपका डेटा है वो तुरंत यहाँ पर सेव होता रहे। तो पहला तो ये कंसेंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो भी आपके रीजनल पीएफ ऑफिसर है उनके यहाँ पर डिटेल्स लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ पर डेट आएगी, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में फॉर्म होता है। आप इसको अपनी लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप खुद से एग्री कर रहे हैं कि आपकी जो फर्म है, फर्म का नेम, एड्रेस, ये सब चीज़ें आएगी कि आप जो है यहाँ पर कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जो है ईपीएफ के जो प्रोविजंस हैं उसमें आप वॉलंटरी बेसिस कवर होना चाहते हैं, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम डेट जो मैंने बताई, जैसे भी यहाँ पर करंट की मैंने डेट डाली है। फिर उसके बाद यहाँ पर रेशो आएगा, ठीक है। तो जो आपका शेयर है, जैसे एम्प्लॉयर का शेयर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, ठीक है। और जो एम्प्लॉयज का शेयर है वो अभी नीचे ऑप्शन आएगा, वहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, ठीक है। तो वी रिक्वेस्ट दैट नेसेसरी नोटिफिकेशन दिस इशूड अर्ली डेट, तो ये टाइम टू टाइम जो भी एम्प्लॉयज हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अपडेट करने होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में से भी हमने वहाँ पर 4 एम्प्लॉयज डाले हैं, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपकी आएगी, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और उनके सिग्नेचर, कि भाई वो वॉलंटरी जो है वो अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉय, इस केस में 4 है तो हम 4 के डाल देंगे। बाकी अगर यहाँ पर जो है 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो जब जरूरी नहीं कि सभी की यहाँ पर डालने की रिक्वायरमेंट आती है, हम मेजोरिटी जितने कवर्ड है उनकी डिटेल्स डाल देंगे। जैसे यहाँ पर जो है 19 का दिया हुआ है आपको, क्योंकि 20 के लिए अप्लीबिलिटी आती है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि आप जो है जितने ज़्यादा की यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर सकते हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर ये एंटर करनी है। लेकिन इससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये काउंटर साइन होंगे यहाँ पर एम्प्लॉयर के द्वारा, यहाँ पर उनको साइन करने हैं ये। फिर उसके बाद आएगा कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर, कि आप जो है इस फर्म में यहाँ से आपको टिक करना है। मतलब ये जो पेपर्स हैं आपको प्रिंट आउट निकाल कर उस पर टिक करना है कि आप प्रोवाइडर हैं, डायरेक्टर, पार्टनर हैं इस फर्म में, ठीक है। और इस डेट के साथ आप यहाँ पर जो है वो ईपीएफ के अंडर में कवर होने के लिए खुद से यहाँ पर जो है आप अपनी जो है ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। और जो इसमें शेयर्स है यहाँ पर कि आप जो इतना शेयर है ये एम्प्लॉयज का रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंडर में ये शेयर्स रहेगा, तो इसमें एम्प्लॉयर का शेयर और एम्प्लॉयज के शेयर दोनों के शेयर यहाँ पर जो है अलग अलग आएंगे, परसेंटेज अकॉर्डिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉय जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन रेट जो पे करने के लिए रेडी है, वो उनकी डिटेल्स आएगी। यहाँ पर जो है दोनों के रेट्स अलग अलग आएंगे, एम्प्लॉयर का लगाएगा, एम्प्लॉय का लगाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अदर से जो आपके अदर चार्जेज होते हैं 0.5% और जो एडमिन चार्जेज होते हैं 0.01%, उसकी भी आपसे यहाँ पर पहले से ही कंफर्मेशन ली जाती है। ये फॉर्म पहले इतना अपडेट नहीं होता था, अब इनको यहाँ पर इन्होंने लेटेस्ट अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाकी अदर डिटेल्स हैं, ये आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर यह है कि आपको जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है एज एन एम्प्लॉयर इस पर्टिकुलर रेट के साथ
कि अगर ये एडमिन चार्जेस फिक्स किए जाते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद यहाँ पर नेम सिग्नेचर, ये चीज़ कंप्लीट होनी है। सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, यहाँ पर सील के साथ, मतलब जो आपकी रबड़ स्टैम्प है उसके साथ साइन होके ये चीज़ें आपको स्कैन करके वहाँ पर अपलोड करनी है। अब ये जो सिग्नेचर्स हैं, नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एड्रेस, उसके बाद जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, जैसे अगर यहाँ पर जो है 4 से ज़्यादा एम्प्लॉयर है तो फर्दर एक और सीट आप यहाँ पर प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉयर्स है जितने भी, ये एम्प्लॉयर के यहाँ पर सिग्नेचर आएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड सिग्नेचर, 3 सिग्नेचर, हर एम्प्लॉयर के 3 सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। नेम, उनका डेजिग्नेशन क्या है, जैसे प्रोप्राइटरी केस में सिंगल ही आएगा। पार्टनर केस में अगर 2 पार्टनर है तो उनका एक पार्टनर यहाँ पर, एक पार्टनर की डिटेल्स यहाँ पर, 4 है तो 4 की फर्दर जितने भी आपको ऐड करना है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है। और डायरेक्टर केस में डायरेक्टर की आएगी, कोई अदर एंटिटी है तो जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनकी डिटेल्स आएगी। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर जो है आपको अपलोड करनी होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद देन उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होता है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ये चीज़ें अपलोड करने के बाद, उसके बाद आपके पास जो है वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो उसमें आप जो है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, इसका पैन कार्ड आपने यूज़ किया है या उनके आधार के थ्रू भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आधार के थ्रू भी वेरीफाई किया जा सकता है या जिस भी पर्सन की डिटेल है उसके थ्रू भी ये वेरीफाई यहाँ पर हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आप प्रोसीड करते हैं उसके बाद जो है एस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली इस टाइप का मैसेज आएगा। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स होगी, एक बार आपको उसको वेरीफाई कर लेना है। उससे नीचे लास्ट में यहाँ पर जो है एक बटन एनेबल होगा, उसके बाद सबमिट का बटन आएगा, तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे उसके बाद इसमें वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, जो कि मैंने आपको बताया है कि आपको जो है या तो आधार कार्ड से या फिर डीएससी के थ्रू इसको वेरीफाई करना होगा। तो आधार वाला ऑप्शन आप ले लीजिएगा, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को वेरीफाई कराते ही सबमिट पर क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। और जो ESIC सर्टिफिकेट है वो आपको जो है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जो है उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ वो मिल जाएगा। कॉन्फिडेंशियल डाटा है क्योंकि यहाँ पर हाइड कर दिया गया है। ये कंप्लीट प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पर जो है फ्रंट में ही आपको रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स आ जाएगी। जैसे आप सबमिट करेंगे तो जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था वहीं पर इसकी डिटेल्स आएगी। मैं वो भी आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रंट में आपको जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ESIC का रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर आपको जो है EPF का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप जो है इसी वेबसाइट पर जाकर, जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है ECR रिटर्न पेमेंट, क्योंकि जो इसका योर क्रेडेंशियल्स है वो आपको खुद से यहाँ पर सेट करना होता है, ठीक है। जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होगी उसी पर इसको फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू आप इसको सेट कर पाएंगे। तो एक बार यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इसका जो सर्टिफिकेट है वो इसी वाली वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ESIC का आपको मेल पर आ जाता है, EPF का सर्टिफिकेट अलग से आपको मेल पर नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है फॉरगेट पासवर्ड करना है, जो आईडी है उसको एंटर करना है, पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इसमें जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नंबर है उसी पर सब OTP जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरगेट कैसे करना है पासवर्ड, उससे कैसे जनरेट करना है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी हर टाइप के रजिस्ट्रेशन, GST हो, सोपान एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन हो, स्टार्टअप इंडिया का लाइसेंस हो, किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन हो, हर टाइप की वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। GST और इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन वीडियोज भी यहाँ पर अपलोड किए गए हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।